अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी। अनुसूचित जाति से तात्पर्य देश की उन जातियों या नस्लों से हैं जो अस्पृश्यता की ऐतिहासिक कथाओं के कारण गंभीर सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इन समुदायों को अपने हितों की रक्षा करने और उनकी तीव्र सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रकाश में आया, परिभाषित किया गया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 341 द्वारा अनुसूचित जातियों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। भारतीय संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में शुरू में अनुसूचित जाति का दर्जा हाशिए पर पड़े हिंदू समुदायों तक सीमित था। हालांकि 1956 और 1990 में आदेश में संशोधन करके सिखों और बौद्धों को भी अनुसूचित जातियों के दायरे में शामिल किया गया। अनुसूचित जातियों के संबंध में सांख्यिकीय या संकेतक गणनाएं 2011 में कुल जनसंख्या की हिस्सेदारी 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 16.6% है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 945 है। समग्र साक्षरता दर 65% है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 30% है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, यह अधिनियम अनुसूचित जातियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने, भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और कानून के तहत उनके साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में प्रस्तुत किए गए अधिनियम का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करना था, जो अनुसूचित जातियों को असमान रूप से प्रभावित करती थी। इसके तहत इस प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए तंत्र प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अधिनियमित इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकना और दंडित करना तथा हाशिए पर पड़े समुदायों को विभिन्न प्रकार के भेदभाव और हिंसा और शोषण के विरुद्ध कानूनी सहारा सुरक्षा प्रदान करना। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में पारित इस अधिनियम ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को लिए आरक्षण में अनिवार्य कर दिया। इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए समान अवसर सुनिश्चित हुए और सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 में लागू किए गए इस अधिनियम का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों जैसे हाशिए के समुदायों को मैनुअल स्क्वेंजिंग के रूप में रोजगार देने पर रोक लगाकर मैनुअल स्क्वेंजिंग की अमानवीय प्रथा को खत्म करना, उनके पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका का प्रावधान करना था। संस्थागत सुरक्षा उपाय में अनुसूचित जाति आयोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और शुरू में एंग्लो इंडियन समुदाय जिन्हें 104वें संविधान संशोधन से हटाया गया है के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के 2 विभाग हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। इसके 2 संवैधानिक निकाय हैं, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित है तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित है। इसके अंतर्गत वैधानिक निकाय भी है जो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में दिव्यांगजनों के लिए की गई थी तथा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद की स्थापना 2019 में की गई थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग के अधीन काम करते हैं। अनुसूचित जातियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में सामाजिक कलंक और बहिष्कार, प्रदूषण और शुद्धता की गहरी
जड़ें जमाए धाराएं अनुसूचित जातियों की सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच, सामुदायिक भागीदारी, समान अवसर को प्रतिबंधित करती रहती हैं, जिससे जाति आधारित अलगाव को बल मिलता है। बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, ऐतिहासिक रूप में स्वच्छ जल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित अनुसूचित जातियों को अभी भी कमियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए केवल 66% अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर बनाम 77% राष्ट्रीय औसत। 2025 तक अनुसूचित जातियों की बस्तियों में 80% नल के पानी का कवरेज प्रगति को दर्शाता है, लेकिन पूर्ण पहुंच अभी भी नहीं है। आर्थिक असमानता, 2011 तक 34% अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा के नीचे रहती थीं, जबकि अन्य जातियों यह आंकड़ा 9% था। विश्व बैंक के अनुसार है। इसका मतलब है कि संसाधनों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है। अनुसूचित जातियों के पास भारत की केवल 7% संपत्ति है, जो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की हिस्सेदारी 25% की तुलना में काफ़ी कम है। आर्थिक और सामाजिक साप्ताहिक 2024 के अनुसार है। ऐतिहासिक रूप में भूमि स्वामित्व से वंचित अनुसूचित जातियां भूमि या संसाधनों तक सीमित पहुंच से जूझ रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिशीलता में बाधा आ रही है। राजनीतिक और प्रतिबद्धता में असमानताएं, सरकारी निकायों में आरक्षित सीटों के बावजूद अनुसूचित जातियों के पास भारत सरकार के DOPT में वरिष्ठ पदों, सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव का केवल 4% हिस्सा है। जबकि सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी समय के साथ बढ़ रही है, परंतु अनुसूचित जातियों को अभी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भेद्यता और शोषण, एक हालिया अध्ययन के अनुसार जेलों में अनुसूचित जातियों या अनुपातहीन प्रतिनिधित्व है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या का केवल 24% हिस्सा होने के बावजूद जेलों में बंद अनुसूचित जातियां 34% प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के अनुसार है। हालांकि आज भी अनुसूचित जातियों की विरुद्ध हिंसा, भेदभाव, अत्याचार जारी है, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैनुअल स्क्वेंजिंग, कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों द्वारा की जाने वाली एक अमानवीय प्रथा है, भारत में कई हिस्सों में प्रचलित है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 97% मैनुअल स्क्वेंजर दलित हैं, जो इन अमानवीय प्रथा की जाति आधारित प्रकृति को रेखांकित करता है। सामाजिक बहिष्कार और अपमान, अनुसूचित जातियों को अक्सर धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से रोक दिया जाता है तथा सार्वजनिक और निजी स्थानों पर उन्हें नियमित अपमान और सामाजिक अदृश्यता का सामना करना पड़ता है। अंतर विभागीय भेदभाव, अनुसूचित जाति की महिलाएं, LGBTQ व्यक्ति और जाति, लैंगिकता में अंतर विभाजक क्षेत्रों के लोग जटिल भेदभाव का सामना करते हैं, जिन्हें न्याय और समान अवसर तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। अनुसूचित जाति की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी पहल की बात करें तो सरकारी नीतियां, संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के तहत अनुसूचित जातियों को शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधायी निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए किफ़ायती आवास सुविधा सुनिश्चित करती है, आवास और झुग्गी विकास के मुद्दे का समाधान करती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे पढ़ाई छोड़ने की दर कम हो जाती है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय का ध्यान आय सृजन योजनाओं, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 80 समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑनलाइन शिकायत पोर्टल NSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑनलाइन पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे पीड़ित अपनी शिकायत 24 घंटे 24/7 वास्तविक समय में दर्ज करा सकेंगे, जिससे अनुसूचित जाति समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान में पहुंच और जवाबदेही बढ़ेगी।
आगे की राय क्या है? डेटा संचालन नीतियाँ, लक्षित नीतियों को बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा का उपयोग प्रश्न और उभरते मुद्दे के समाधान के लिए पीओसीए जैसे कानूनों को अपडेट करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, विशेष न्यायालयों की क्षमता बढ़ाना, कानून प्रवर्तन को प्रशिक्षित करना तथा निगरानी के लिए अनुसूचित जाति समुदायों को सशक्त बनाना, सशक्तिकरण, शिक्षा में सुधार, कौशल विकास प्रदान करना, उद्यमशीलता का समर्थन करना, भूमि आर्थिक सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करना। कमज़ोर समुदायों के लिए सरकारी योजनाएं सामाजिक सहायता प्रदान करती हैं, लेकिन शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसाय स्थापित करने में उनकी क्षमता को सीमित कर सकती हैं। सीमित पूंजी पहुंच, वित्तीय सहायता सामाजिक उपक्रमों के लिए पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए धन की कमी, अपर्याप्त व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण योजनाएं उद्यमिता की बजाय कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए कल्याण प्रवर्तनकर्ताओं में अक्सर तकनीकी उद्योग में व्यवसाय चलाने के लिए कौशल की कमी होती है। सब्सिडी पर निर्भरता, सहायता पर निर्भरता उद्यमशीलता के लिए प्रेरणा को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए सब्सिडी वाले आवास प्राप्तकर्ता संपत्ति विकास में निवेश नहीं करना चाहते हैं। शहरी बाजार की बाधाएं, उच्च प्रतिस्पर्धा और नौकरशाही बाधाएं व्यवसाय में प्रवेश को रोकती हैं। उदाहरण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने या शहरी बाजार के निवेश को समझने में कठिनाई, सामाजिक कलंक, कमज़ोर समुदाय को व्यावसायिक नेटवर्क से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सामाजिक पूर्वाग्रह व्यावसायिक साझेदारी या सहयोग में भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। शहरी विस्थापन, शहरीकरण समुदाय को प्रमुख स्थानों में से विस्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए झुग्गी पुनर्वास परियोजनाएं छोटे व्यवसाय मालिकों को केंद्रीय क्षेत्रों में बाहर धकेलती हैं। भारत में मैनुअल स्क्वेंजिंग, हालिया चर्चित मुद्दे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मैनुअल स्क्वेंजिंग के उन्मूलन पर डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में अपने 2023 के फैसले में कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व दिशा निर्देश 2023 में उन्मूलन के उपाय संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा और सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायालय ने मशीनीकरण और श्रमिकों की गरिमा की रक्षा पर जोर दिया है। परिवारों के लिए पुनर्वास, मृतक श्रमिकों के परिजनों के लिए रोजगार, बच्चों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण सहित पूर्व पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुर्घटना मुआवजे में बढ़त, शिविरों में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी स्थायी विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए मुआवजा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। व्यापक सर्वेक्षण, सभी मैनुअल स्क्वेंजरों की पहचान करने और पुनर्वास योजनाओं में उनका समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 1 वर्ष के भीतर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण मॉड्यूल NCMK, NCSC, NCST और केंद्रीय सरकार जैसी एजेंसियों को 2013 अधिनियम के तहत जिला और राज्य स्तर पर उपयोग के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता मॉड्यूल तैयार करना आवश्यक है। परिभाषा और कानूनी स्थिति क्या है? कानूनी परिभाषा मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार मैनुअल स्क्वेंजिंग में शुष्क शौचालयों, खुली नालियों या गड्ढों में मानव मल को मैनुअल रूप में उठाना शामिल है। निषेध की स्थिति 1993 में मैनुअल स्क्वेंजिंग पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। 31 जुलाई 2024 तक 766 जिलों में से 732 ने खुद को मैनुअल स्क्वेंजिंग मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि ऐसे दावों की सत्यता विवादित बनी हुई है। मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म करने के लिए सरकारी उपाय क्या है? PEMSCR
MSR अधिनियम 2013 मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है। इसके अनुसार सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। मैनुअल स्कैवेंजरों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण अधिनियम 1993 मैनुअल स्कैवेंजरों का नियोजन और शुष्क शौचालय का निर्माण अपराध माना जाता है। अन्य सहायक कानून में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा और दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है। नमस्ते योजना 2023 सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे सामाजिक न्याय के मंत्रालय के तहत NSKFDC द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2002.0 छोटे शहरों को मशीनें खरीदने, स्वच्छता कार्य को मशीनीकृत करने के लिए सहायता के लिए 371 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। समर्पित संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग शुरू किया गया। यह वैधानिक था, लेकिन अब गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। यह सफाई कर्मचारियों और हाथ से मैला ढोने वालों के मुद्दों पर विचार करता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम 1997 सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नमस्ते योजना मंत्रालय MOSJE ने राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र कार्यवाही नमस्ते योजना तैयार की है। इस योजना को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जाने वाली योजना की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, जिसमें पहचान नमस्ते में सीवर्स या सेप्टिक टैंक कर्मियों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण और MSW को PPE किटों का वितरण करना है। स्वच्छता प्रक्रिया इकाइयों को सुरक्षा उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चिन्हित SSW और उसके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ प्रदान करना। अन्य संबंधित तथ्य में बैंडिकूट एक रोबोटिक मशीन है जो किसी भी प्रकार के सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बनाई गई है। इसे केरल स्थित जेनरो रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है और देश भर में शहरी निकायों में पहले ही प्रयोग में है, जिससे सफाई कर्मचारियों को मैनहोल में शारीरिक रूप से प्रवेश करने की प्रथा समाप्त हो गई है। अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिव की एक 5 वर्षीय समिति गठित की है, जो देश भर में 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों से सबसे पिछड़े समुदायों, जो अपेक्षाकृत अंगड़े और प्रभावशाली समुदायों द्वारा दबा दिए गए हैं, के बीच लाभों और योजनाओं और पहलों के समान वितरण के लिए एक पद्धति का मूल्यांकन और निर्धारण करेगी। जाति का उपवर्गीकरण क्या है? इसका तात्पर्य विभिन्न मानदंडों के आधार पर व्यापक जाति समूहों को उपसमूहों में वर्गीकृत करना है। समय के साथ कुछ जातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट विशेषताएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति के आधार पर मान्यता और विशिष्ट विशेषाधिकारों की मांग की है। उपवर्गीकरण का प्रयास बड़े अनुसूचित समूहों के भीतर विविधता को संबोधित करता है, विशिष्ट समूहों को लक्षित प्रदान करता है, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित माना जा सकता है। जाति के भीतर उपवर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? अनुसूचित जाति समुदायों के बीच असमानताओं को दूर करना। अनुसूचित जाति समुदायों और यहाँ तक कि हाशिए पर पड़े लोगों के बीच भी श्रेणीबद्ध असमानताएं रही हैं। कुछ समुदायों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच कम है। इनमें से अपेक्षाकृत अधिक उन्नत समुदाय लगातार लाभ प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जबकि अधिक पिछड़े समुदायों को बाहर कर दिया गया है। अवसरों में अनुपातिक हिस्सेदारी, सुरक्षात्मक और
प्रतिपूरक भेदभाव की नीति रोजगार, शिक्षा, विधायिका में उपजातियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को जन्म देती है। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत अनुरुद्धातियार जाति को 3% कोटा दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति MS जनार्दन की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 0 से 5% नौकरियां हैं। अनुसूचित जातियों में प्रचलित पदानुक्रम को नियंत्रित करना। अनुसूचित जाति श्रेणी समरूप नहीं है। इन्हें विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं वाले समुदायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कुछ अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास में प्रगति की है, जबकि अन्य को अभी भी महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अनुसूचित जातियों को सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित करने में सहायता करना। आरक्षण नीति प्रत्येक उपजाति समूहों को एक समान स्तर पर लाभ प्रदान करने में प्रभावी है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के विभिन्न उपजाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हुआ है। राजनीतिक सत्ता का अधिग्रहण, शैक्षिक सुधार और व्यावसायिक परिवर्तन अनुसूचित जातियों की अर्धगामी गतिशीलता के लिए प्रमुख परिसंपत्ति बन सकते हैं, जो उपवर्गीकरण की मांग के लिए एक प्रमुख कारण के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय इस बात पर बल देता है कि ऐतिहासिक रूप में हाशिए पर पड़े समुदायों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले और तथा विशिष्ट चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया जा सके। उपवर्गीकरण में विशेष SC उपसमूहों की विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत रूप में अधिक लक्षित तरीके से संबोधित करता है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। उपवर्गीकरण से कुछ समुदायों तक ही लाभों को केंद्रीकरण से रोकने में मदद मिलेगी, जबकि अन्य समुदायों इससे वंचित रह जाते हैं। इससे समस्या के समाधान के लिए अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जाति कोटे को इस आधार पर विभाजित किए जाने का प्रयास किया जाए कि जाति एक प्रकार के श्रेणीबद्ध असमानता है। पंजाब में 1975 में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर वरीयता का क्रम बनाया गया था। जाति के उपवर्गीकरण में कौन सी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं? अनुसूचित जाति असमानताएं। सबसे पिछड़े अनुसूचित जाति समूह अपेक्षाकृत उन्नत अनुसूचित जाति समुदायों द्वारा प्राप्त लाभों से वंचित रह जाते हैं, जैसा कि NCRB द्वारा जारी आंकड़े में दिखाया गया है। कानूनी अस्पष्टता। संविधान केवल संसद को SC सूचियों को अनुसूचित करने के लिए अनुमति देता है, लेकिन अनुसूचित जाति के परस्पर विरोधी निर्णयों 2004 बनाम 2020 में राज्य की शक्तियों को अनिश्चितता पैदा कर दी गई। डेटा की कमी, उपजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विश्वसनीयता, अलग अलग डेटा का अभाव, जिससे न्यायसंगत उपवर्गीकरण मुश्किल हो जाता है। जटिल मानदंड। उपवर्गीकरण के लिए उचित मानदंड आर्थिक, शैक्षिक, क्षेत्रीय उपस्थिति का विवादास्पद है, जिससे आम सहमति का अभाव है। सामाजिक विखंडन का जोखिम। उपवर्गीकरण अंतर्जातीय संघर्षों को बढ़ावा दे सकता है और सकारात्मक कार्यवाही के लाभों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करके SC एकजुटता को कमजोर कर सकता है। आगे की राय क्या है? कानूनी अन्वेषण। केंद्र सरकार अनुच्छेद 341 में संशोधन कर सकती है और ताकि राज्यों को अनुसूचित जातियों को पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति मिल सके, जैसा कि उषा मेहता समिति में सुझाव दिया गया। डेटा संग्रह। जाति आधारित जनगणना सकारात्मक कार्यवाही नीतियों को बेहतर बनाने के लिए सटीक सामाजिक आर्थिक डेटा प्रदान करेगी। क्रीमी लेयर की अवधारणा 2018 में फैसले में
सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया और पात्रता के लिए आम सीमा निर्धारित की। मानदंड विकास में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और क्षेत्रीय कारकों के आधार पर स्पष्ट उपवर्गीकरण मानदंड विकसित प्रछन्न, जैसे कि आदेश के 1996 आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो अनुसूचित जनजाति शब्द पहली बार भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया था। अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियों के रूप में जनजाति समुदाय का या ऐतिहासिक ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय को के भागों या समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। अनुसूचित जातियों संबंधित आंकड़े जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8% हिस्सा है। इसका लिंगानुपात 990 है, जो राष्ट्रीय औसत 940 से अधिक है। इसलिए इस अनुकूल लिंगानुपात के बावजूद एसटी के बीच अनुसूचित जनजाति के बीच कुल साक्षरता दर 7% है, जो राष्ट्रीय औसत 75% से कम है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, जिसके बाद मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, दादर नगर हवेली का स्थान आता है। अनुसूचित जनजातियों की पूर्ण जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और राजस्थान का स्थान आता है। साक्षरता दर देश की कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 72.1% है। यह अनुसूचित जनजाति और सामान्य आबादी की साक्षरता दर के बीच कम होते अंतर को दर्शाता है। 2018-19 में PLFS की रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 69.4% थी, जबकि कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 78.1% थी। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए कोई प्रमुख मानदंड की बात करें तो हालांकि संविधान में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप में मानदंड नहीं बनाए गए हैं, परंतु अनुच्छेद 342 में जनजातियों या जनजाति समुदायों को के हिस्से या समूहों का उल्लेख किया गया है, जिसका व्याख्या पिछड़ेपन उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्मीलापन, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन जैसे गुण अनुसूचित जनजाति समुदाय को अन्य समुदायों से अलग करने का प्रमुख कारण है। ये विनिर्देश 1931 की जनगणना में अपनाई गई जनजाति समुदायों की परिभाषा से प्रभावित है। अनुच्छेद 342(1) में किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजाति और जनजाति समुदायों अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिदेश देता है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए विशिष्ट है। यह राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित समुदायों को दूसरे राज्य के समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। इन निर्देशों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 342 के खंड 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, जिन्हें संविधान आदेश के रूप में जाना जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पटरारी जनजाति और पहाड़ी जनजाति समूह अथवा हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? राज्य सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय की सिफारिश करता है। राज्य सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय को सिफारिश करता है। जनजाति कार्य मंत्रालय सिफारिश की समीक्षा करता है। इसे अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को भेजता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश को मंजूरी देता है। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा अनुच्छेद 342 में
निहित शक्तियों के अंतर्गत परिणामों को निर्दिष्ट करने हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्देश करता है। किसी भी समुदाय का अनुसूचित जातियों में समावेशन तभी प्रभावित होता है जब राष्ट्रपति संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी देते हैं तथा यह विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है। विधायी प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार को रोकना है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा का प्रावधान पंचायती राज प्रणाली के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, जिसका उद्देश्य जनजाति स्वशासन को सशक्त बनाना है। वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। यह अधिनियम वन संसाधनों पर अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिसका ये पारंपरिक रूप से उपयोग करते आए हैं। इससे भूमि अधिकार, लघु वन उपज को इकट्ठा करने, उपयोग करने और निपटान की पहुंच तथा सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्वास, संरक्षण का प्रबंधन अधिकार शामिल है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में अनुसूचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। यह विधेयक अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित सहमति को अनिवार्य बनाता है ताकि अनुसूचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाकर अनुसूचित जनजातियों सहित सभी व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए विधायी उपाय में अंडमान निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण अधिनियम 1956। यह अधिनियम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले सेंटिनल और अन्य आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। यह उनकी सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली के संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा और उपाय प्रदान करता है। विदेशी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963। विदेशी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बिना विदेशियों की पहुंच को सीमित करता है। यह उपाय द्वीपों में रहने वाले स्वदेशी जनजातियों की गोपनीयता और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करने बनाया जाता है। नीचे जाके संरक्षण कर कलर यहाँ है ना। अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जनजातियों और सहित ओबीसी के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 अनुसूचित जनजातियों सहित अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 46 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 350 विशिष्ट भाषा प्रतिलिपि या संस्कृति और मातृभाषा में निर्देश को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 मानव तस्करी और बेगार तथा अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 164 बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जनजाति मामलों के मंत्री का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 243 अनुसूचित जनजातियों के लिए
पंचायतों में सीटों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 244(1) यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट और संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषित करता है, जो 10 राज्यों में प्रभावी है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 334 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण प्रावधान करता है, जिसे कई बार बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 371 उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुसूची 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रवासन और नियंत्रण को निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूची 6वीं यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रवासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 375(1) संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी के मामलों को संबोधित करने के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर सुनवाई के लिए तंत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली शोषणकारी श्रम प्रथाओं को खत्म करना है। संवैधानिक उपाय में संविधान के अनुच्छेद 338(a) के तहत स्थापित अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। यह जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से वंचित करने या उनके शोषण संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए एक जनादेश के साथ आयोग उनके अधिकारों की वकालत करने, उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विचारणीय तथ्य कि अनुसूचित जाति कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ चलाता है, जो लघु वनोपज से संबंधित है और इसे 1997 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया है। लघु वन उपज से तात्पर्य गैर लकड़ी वन उपज जैसे बांस, पत्ते, मेवे आदि से है। यह आदिवासी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है और आदिवासी परिवार की आय के 40 से 60% योगदान करता है। चूँकि इससे ज़्यादातर महिलाओं ही इकट्ठा करती हैं और बेचती हैं, इसलिए यह महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। 2020 में ट्राइफेड ने इन उत्पादों को जोड़ने वाले आदिवासियों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए आंवला जूस, जामुन जूस आदि विकसित करने के लिए ट्राई फूड प्रसंस्करण इकाइयाँ शुरू की। मंत्रालय कई ई-गवर्नेंस पहल भी चलाता है, जैसे स्वास्थ्य पोर्टल। यह पोर्टल जनजाति आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करता है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, यह कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में नेतृत्व विकास पर केंद्रित है। अनुसूचित जनजाति संबंधित चुनौतियाँ क्या है? अनुसूचित जनजातियाँ संस्कृति पर प्रभाव और परिणाम स्वरूप पहचान का संकट है। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, सांस्कृतिकरण ने जनजाति संस्कृति को प्रभावित किया है और उसके बीच पहचान का संकट पैदा किया है। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण ग्रेट अंडमानी जनजातियों की पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठान विलुप्त होने के कगार पर है। कम साक्षरता, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर उच्च ड्रॉप आउट दर
के साथ अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता 59%। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी बुनियादी ढांचे तक पहुंच का अभाव, सड़क, पक्के मकान, बिजली, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल आदि का अभाव। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि नल से पानी, स्वच्छता सुविधाएं, जल निकासी सुविधा और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक जनजातीय आबादी की पहुंच भी अपर्याप्त है। बेरोजगारी 40.6%, आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जबकि गैर आदिवासी 20.5% गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। स्वास्थ्य और पोषण असमानताएं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े से पता चलता है कि 5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता अधिक है, जिसमें से 38.5% बच्चे बौने आयु के अनुपात में कम ऊंचाई है और 32% कम वजन वाले हैं। विस्थापन, सरदार सरोवर बांध जैसी विकास परियोजना के कारण 50 मिलियन से अधिक लोग, जिनमें अधिकांश आदिवासी थे, विस्थापित हुए। बढ़ते अपराध 2022 में एसटी के खिलाफ अपराध 14.3% की वृद्धि हुई, जिससे 10,064 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा 2022 में आदिवासी महिलाओं के खिलाफ 1347 बलात्कार के मामले और 1022 हमले के मामले दर्ज किए गए। सांस्कृतिक क्षरण, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण के कारण जनजाति पहचान नष्ट हो रही है तथा पारंपरिक प्रथाएं विलुप्त हो रही हैं। विशेष रूप से ग्रेट अंडमानी जैसी जनजातियों में अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण कार्यक्रम, शैक्षिक सशक्तिकरण, छात्रवृत्तियां, प्री और पोस्ट मैट्रिक राष्ट्रीय फेलोशिप, अनुसूचित जनजातियां बहुल ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और NISIATP जनजाति शिक्षा के पहुंच, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ाते हैं। जनजाति बालिकाओं पर ध्यान, अनुसूचित जाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और EMRS शिक्षकों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा जैसी विशेष योजनाओं का उद्देश्य जनजाति साक्षरता में लैंगिक अंतर को पाटना है। आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना, संपत्ति के अधिकारों के लिए कानूनी सहायता और आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना 4% ब्याज पर 1 लाख तक का ऋण जैसी आर्थिक योजनाएं लैंगिक समानता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। बजटीय सहायता, आदिवासी कल्याण बजट 4,497.96 करोड़ से बढ़कर 14,925.81 करोड़ 2025-26 में हो गया, जो 231.83% की वृद्धि दर्शाता है। PMAAGY को 80,000 करोड़ के परिव्यय के साथ DAJGUA के अंतर्गत शामिल किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए गए माइक्रो क्रेडिट से प्रति व्यक्ति आय में 22% और ग्राम उद्यम की संख्या में 79% की वृद्धि हुई है। आदिवासी उत्पादों के लिए संस्थागत सहयोग मौजूद है, लेकिन इसका कम उपयोग किया जाता है। उद्यमिता सहयोग, एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया और योजनाओं को सीमित सफलता मिली है। 2018 तक केवल 57 आदिवासी उद्यमियों को ऋण मिला। सामाजिक सशक्तिकरण, TSP को विशेष केंद्रीय सहायता में से कृषि और बागवानी, रेशम उत्पादन में एसटी परिवारों के वित्त पोषित किया जाता है। PM दक्ष योजना
2021 में कौशल प्रशिक्षण और मजदूरी या स्वरोजगार सहायता प्रदान करती है। ढेबर आयोग 1960 की सिफारिश शिक्षा से संबंधित पिछड़े क्षेत्रों में के सभी आदिवासी बच्चों को मध्याह्न भोजन, कपड़े, निःशुल्क पुस्तक, पठन पाठन सामग्री आदि उपलब्ध कराना। उन इलाकों में स्कूल खोलना जहां कम से कम 30 स्कूल जाने वाले बच्चे हों। जनजाति सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अनुरूप स्कूलों के समय छुट्टियों और अवकाश का समायोजन स्कूलों में जनजाति संस्कृति का माहौल आए। कोठारी आयोग ने ढेबर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। साथ ही अभिभावकों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जाक्सा समिति की सिफारिश वन संसाधन पर जनजाति वन्यजीव अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें लागू करना। जनजाति विशिष्ट विद्यालय स्थापित करना। जनजाति भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए जनजाति विकास बोर्ड बनाना। आदिवासियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और गैर भागीदारी बढ़ाना। अलगाव को रोकने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिकार कानूनों को मजबूत बनाना। लघु वन उपज के लिए एमएसपी जनजाति मामलों के मंत्रालय ने एमएसपी सूची में न्यूनतम समर्थन एमएफपी लघु वन उपज के लिए एमएसपी को संबोधित किया। सूची में 14 अतिरिक्त एमएफपी को शामिल किया गया है। लघु वन उपज का महत्व क्या है? लघु वन उपज का उपयोग गैर लकड़ी वनोत्पाद है। इसमें मांस, बेत, चारा, पत्ते, गोंद, मोम जैसे रंग रेजिन और कई तरह के खाद्य पदार्थों जैसे मेवे, जंगली फल आदि शामिल है। लघु वन उपज आदिवासियों के लिए आजीविका का एक लघु स्रोत है। लघु वन उपज का संग्रह और बिक्री आदिवासियों की वार्षिक आय 40% योगदान देती है। लघु वन उपज आदिवासियों को भोजन, आश्रय, दवाइयों और नगद आय प्रदान करता है। लघु वन उपज क्षेत्र में सालाना लगभग 10 बिलियन कार्य दिवस सृजित करने की क्षमता है। चूँकि अधिकांश लघु वन उपजों का संग्रह और उपयोग बिक्री महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इससे महिला सशक्तिकरण की सुनिश्चित होती है। लघु वन उपज से संबंधित मुद्दे की बात करें तो एमएफपी की कमी। लघु वन उपज में एमएसपी में कमी। कुछ लघु वन उपज एमएसपी में संशोधन से जनजाति समुदायों की वन आधारित अर्थव्यवस्था एमएसपी की कमी। लघु वन उपज के एमएसपी में संशोधन से जनजाति समुदाय की वन आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। मांग आधारित मुद्दे। हालांकि लघु वन उपज अर्थव्यवस्था असंगठित और अनुसूचित बाजार मांग से भी ग्रस्त है, जिससे इन समुदायों के आर्थिक लाभ पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में गैर राष्ट्रीयकृत औषधि पौधों के लिए संगठित व्यापार की कमी के कारण आदिवासी संग्राहकों के लिए संग्रहण मूल्य कम है तथा कटाई की प्रथाएं टिकाऊ नहीं है। अपर्याप्त संरचना और कटाई
पश्चात सुविधाएं और कौशल, गांव स्तर पर भंडारण सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाइयां और ग्रेडिंग कौशल का अभाव आदिवासियों को अपर्याप्त क्षमता को कम करता है। असंगत कर संरचना, कई NTFF, कई NTFP, तेंदू पत्ता, लाख, गोंद, महुआ, औषधि पौधे, साल बीज आदि के लिए वर्तमान कर संरचना पूरे देश भर में असंगत है, जिसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियाँ, प्रतिकूल घरेलू नीति के कारण कुछ वस्तुएं लगभग पूरी तरह से निर्यात बाजार पर निर्भर हैं, जैसे साल के बीज के मक्खन के मामले में जिसका उपयोग यूरोप में चॉकलेट बनाने में किया जाता है, लेकिन भारत में नहीं किया जाता है। आदिवासी और वनवासी, हाल ही में फिर से शुरू किए गए आदिवासी बनाम वनवासी की बहस इस समुदाय को फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है। हालिया बहस में आदिवासी शब्द भारतीय जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सही शब्द है, क्योंकि यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो शुरू से ही देश में थे। दूसरी ओर वनवासी एक विभाजनकारी शब्द है, जिसका उद्देश्य विशेष समुदाय को यह बताना है कि वे केवल जंगलों से संबंधित भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों कोल, किरात और भील को वनवासी या जंगल के वास्तविक निवासी कहा जाता है। लघु वनोपज से संबंधित प्रमुख सरकारी उपाय की बात करें तो वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र स्थापित करती है। इसकी मूल श्रृंखला के विकास का एक घटक है। अप्रैल 2018 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वन धन स्टार्टअप देश की जनजातीय आबादी के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक सुविचारित मास्टर प्लान है। इस योजना में निम्नलिखित कारक शामिल है। यह पहल जनजाति संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन और उन्हें उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य मुख्यतः वनाच्छादित जनजाति जिलों में जनजाति समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर स्थापित करना है। एक वन धन विकास केंद्र क्लस्टर में 15 जनजाति स्वयं सहायता समूह वन धन केंद्र गठित किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक जनजाति NTPF संग्रहकर्ता या कारीगर शामिल होंगे, अर्थात प्रत्येक क्लस्टर में लगभग 300 लाभार्थी होंगे। 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ट्राइफेड द्वारा प्रत्येक 300 सदस्यीय वन धन केंद्र क्लस्टर के लिए 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। लघु वनोपज लगभग 100 मिलियन लोगों की आजीविका में योगदान देता है और गरीबी को कम करता है। इन गरीबों को उचित लाभ सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है। राज्य खरीद एजेंसियों, जिसमें से अधिकांश बड़े पैमाने पर खरीद करने के लिए गंभीर रूप से अपर्याप्त सुसज्जित है, की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। बेहतर निगरानी, जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों के बीच उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने से उनकी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिलती है। अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 के नाम पर लोकप्रिय रूप से हाशिए पर पड़े सामाजिक आर्थिक वर्ग के नागरिकों की रक्षा करने और पर्यावरण के अधिकार को इसके
को इसके जीवन और आजीविका के अधिकार के साथ संतुलित करने के लिए बनाया गया। यह वन में रहने वाले आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन संसाधनों पर अधिकारों की मान्यता देता है, जिस पर ये समुदाय आजीविका सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। इस अधिनियम में निम्नलिखित कारक शामिल हैं: आत्म खेती, निवास के अधिकार, जिन्हें आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है, तथा सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना, जंगलों में जल निकायों तक पहुँच, पीबीटीजी के लिए आवास अधिकार आदि। वन अधिकार अधिनियम 2006 का महत्व क्या है? इसका उद्देश्य वनवासी समुदायों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना है। यह वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों की भूमि पर स्वामित्व, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए वन अधिकार कारकों की जिम्मेदारियों और अधिकारों को शामिल करके संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करता है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अधिदेश का विस्तार करता है, जो स्वदेशी समुदायों के दावों की रक्षा करते हैं। यह समुदाय वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर वन प्रावधानों को लोकतांत्रिक बनाता है। अधिनियम का कार्यान्वयन 31 अक्टूबर 2023 वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के कार्यान्वयन में पूरे भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई और नवीनतम डेटा संकेत देते हैं, जिनमें अब कुल दायरा दावे 45,70,932, जिन्हें 43,81,385 व्यक्ति दावे और 1,89,547 दावे समुदाय दावे शामिल हैं। वितरण शीर्षक 23,43,009, जो व्यक्तिगत शीर्षक में 22,29,013 और 1,13,996 समुदाय शीर्षक सहित है। आवंटित वन भूमि लगभग 1.81 करोड़ एकड़। व्यक्तिगत अधिकारों के लिए 47,96,364.16 एकड़ और समुदाय अधिकारों के लिए 1,32,74,213.27 एकड़। अधिनियम के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अधिनियम के कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि वन आदिवासी समुदायों की शक्ति का दावा नव आदिवासी विकास प्रतिमान के सीधे टकराव से है। कार्यात्मक और कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं। ये बाधाएं निम्नलिखित प्रणालीगत मुद्दों का कारण है। अधिनियम के कार्यान्वयन पर जनजाति राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय का अभाव देखा गया है। कई कानून हैं अक्सर FRA के साथ टकराते हैं, जिससे भ्रामक व्याख्या की स्थिति निर्मित होती है। यह कानूनी अस्पष्टता वन अधिकारों को FRA पर पुराने कानूनों को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जिससे इसके उद्देश्य कमजोर हो जाते हैं। वन नौकरशाही, वन संसाधन पर नियंत्रण खोने के डर से FRA के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिरोधी रहा है। यह प्रतिरोध विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिससे दावों में अस्वीकार करना, नौकरशाही बाधाएं डालना शामिल है। दस्तावेजीकरण और स्वीकृति प्रमाणीकरण का अभाव। उदाहरण के लिए कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में साक्ष्य के रूप में उपग्रह चित्रों पर जोर दिया गया है, जबकि अन्य स्वीकार प्रमाणों को नजरअंदाज कर दिया गया है, जैसा कि गुजरात में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दावों
जिसके परिणामस्वरूप दावों को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया। संस्थागत मुद्दे में ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए सामुदायिक और व्यक्तिगत दावों के कच्चे नक्शे जैसे संस्थागत मुद्दों में अक्सर तकनीकी जानकारी का अभाव होता है और वे सामाजिक अक्षमता से ग्रस्त होते हैं। वनवासियों में निरक्षरता, जागरूकता में कमी, नक्सलवाद आदि। अंततः इन कारकों के परिणामस्वरूप कई दावे खारिज कर दिए जाते हैं। लंबित और सीमित अधिकारों को मान्यता दी जा रही है। वास्तव में मान्यता प्राप्त क्षेत्र में भारी कमी आई है जिस पर बिना किसी उचित कारक के दावा किया गया। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में खराब कनेक्टिविटी, साक्षरता वाले क्षेत्रों में मानचित्र सॉफ्टवेयर जैसी डिजिटल प्रणालियों की शुरुआत में इन चुनौतियों को बढ़ा दिया है। अधिनियम की प्रमुख खामियों में पर्यावरणविद का एक वर्ग इस बात पर चिंता जताता है कि FRA सामुदायिक अधिकारों के लिए कम गुंजाइश देता है क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों के पक्ष में अधिक झुका हुआ है। वनोपज की गुणवत्ता में गिरावट और इसके परिणामस्वरूप गरीबी। आदिवासियों के पास भूमि है जिसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त भूमि भी शामिल है, लेकिन वे छोटी और खराब गुणवत्ता की हैं। सिंचाई सुविधाओं के बिना बंजर है और इस प्रकार की आजीविका के लिए अन्य स्रोत की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय सिगार बनाने वाले के लिए तेंदुपत्ता की संग्रह जैसी गतिविधियों से होने वाली आय प्रभावित हुई है, लेकिन बिहार में मजदूरों की आमद हुई है जो कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होते हैं। विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियाँ। विमुक्त जनजातियों के बारे में विमुक्त समुदाय अधिक असुरक्षित, वंचित है तथा इन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में सूचित किया गया था। ये सबसे अधिक उपेक्षित, हाशिए पर पड़े और आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। इसमें से अधिकांश लोग पीढ़ियों से अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। विमुक्त समुदायों में सशक्तिकरण के लिए गठित समितियों की बात करें तो अयंगार समिति 1949, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949-50 में आपराधिक जनजाति जांच समिति का गठन किया गया और एम अनंथनम अयंगर की अध्यक्षता में आपराधिक जनजाति जांच समिति का गठन किया गया। इससे आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करने के लिए कई सिफारिशें की। उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए पर्याप्त धनराशि के आवंटन की आवश्यकता पर भी बल दिया। कालेकर समिति 1953, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि पूर्ववर्ती आपराधिक जनजातियों को विमुक्त समुदाय कहा जाना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में इदाते आयोग ने DNT, NT, SNT समुदाय की समुदायों की मौजूदा सूची तैयार की, जिसमें विभिन्न राज्यों में इन समुदायों की पहचान की और उन्हें उचित रूप से सूचीबद्ध किया ताकि राज्यों में उन समुदायों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके ताकि उनके समग्र विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। सामाजिक न्याय और पर्यावरण पर संसदीय उप समिति। सामाजिक न्याय और पर्यावरण संबंधी संसदीय उप समिति ने सरकार से आग्रह किया कि वह विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंत जनजातियों को अनुसूचित जाति, जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल शीघ्र वर्गीकृत किया जाना चाहिए। विमुक्त जनजातियाँ ऐसे समूह विमुक्त जनजातियाँ ऐसे लोगों का समूह है जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए 1831 में आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होकर कई कानूनों द्वारा जन्मजात अपराधी करार दिया गया। समिति में कहा गया प्रकाश डाला कि विभाग 2021-22 में DNT समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना के साथ भी रुपया वित्त पोषण करने में समर्थ होगा। 2022-23 के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्त आवंटन की तुलना में इसे 2022-23 के लिए घटाकर 28 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समिति ने पाया कि समिति ने सुझाव दिया कि एजेंसी अभी भी यह निर्णय नहीं ले पाई है कि इसके इलाकों में SC, ST, OBC के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं। भारत में विमुक्त जनजातियों के लिए सरकारी योजनाएं क्या है? विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय योजना के अध्यक्ष बालकृष्ण सिद्धराम रेणके हैं। विमुक्त समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना के तहत DNT छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना है। परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। विमुक्त जनजातियाँ विमुक्त जातियों अर्धखानाबंद समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड, डॉक्टर अम्बेडकर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति DNT लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण की नानाजी देशमुख योजना की इस श्रेणी में संविधान के प्रावधानों की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अनुसार विमुक्त जनजाति समुदायों को गलत तरीके से अपराध प्रवण के रूप में कलंकित किया गया है और कानून और व्यवस्था के प्रतिनिधित्व के साथ सामान्य समाज भी उन्हें अत्याचारपूर्ण व्यवहार और शोषण का शिकार होना पड़ा है। पारसी समुदाय के सैकड़ों लोग पुलिस और प्रभावशाली जाति समूहों के हाथ जाति आधारित हिंसा करते हैं, जिससे जाति आधारित हिंसा का शिकार हो जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न कानूनों के तहत हुई 1281 संस्थागत सहायता इत्यादि आयोग की सिफारिश के अनुसार इन समुदायों के लिए एक अलग अनुसूचित जाति बनाई गई क्योंकि आगे गिराए गए संस्थागत सहायता इत्यादि आयोग की सिफारिश के अनुसार इन समुदायों के लिए अलग सूची बनाई जानी चाहिए ताकि वे अपने लिए निर्धारित लाभों का लाभ उठा सकें। उपवर्गीकरण इस आयोग ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की विभिन्न विद्यमान अनुसूचियों के अंतर्गत DNT, NT और अन्य NT के उपवर्गीकरण की सिफारिश की थी ताकि वे अपेक्षाकृत
अधिकारों के पहुंच के लिए पहचान दस्तावेज, इसके माध्यम से खानाबदोश जनजातियों को एक पहचान प्रदान करना तथा दिया गया और इंजेक्ट उन्हें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान स्मरणीय तथ्य है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना प्रधानमंत्री ने हाल ही में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे के में अभिसरण आर्थिक आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रवृत्ति के माध्यम से जनजाति समुदाय गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति पेशेवरों के लिए मुख्य योजनाओं की बात करें तो सांप्रतिक कवरेज अपनाकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में वर्तमान असंगतता को समाप्ति और पहुंच बनाकर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्लेषण करें तो एक कुल परिवृत 79,79,156 करोड़, केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ रुपए और राज्य हिस्सा 22,882 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर कवरेज 63 लाख गाँव कवर होने का अनुमान है। 5 करोड़ से अधिक आबादी लोगों को समन्वित लाभान्वित होंगे। 30 राज्यों के शासित प्रदेशों में कमी अभी आदिवासी बहुल गांवों के लिए विस्तृत है। 5 साक्षरता स्वास्थ्य मिशन घटक में 25,000 हस्तक्षेप शामिल है। 17 मंत्रालय कार्यान्वित किया जाएगा। 5 वर्षों में जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य मानचित्र और निगरानी अभियान के अंतर्गत शामिल जनजाति गाँवों का मानचित्रण किया जाएगा। पीएम गति शक्ति पोर्टल की निगरानी की जाएगी।